कहानियों के सिलसिले, अफसानिस्तान की नई पेशकश एडजस्टमेंट। तो आइए सुनते हैं गुलजार साहब की कहानी उस्मा गिलानी की ज़बान। गलती हुई हम सबसे जो नाना को नानी की मैयत पर नहीं ले गए। चंद माह पहले उन्हें गशी का दौरा पड़ा था, इसलिए डरते थे कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। एक सगी रहे थे जिसके साथ क्यों आप मरी का मुंह देखें। वो भी मान गए, कह दिया कि हाँ ले जाओ, कह देना मैं भी आ रहा हूं, तुम चलो। भारी दिल से हम अर्थी उठाकर ले गए। एक बार मुड़ के देखा था मैंने, बालकनी का दरवाजा बंद करके अंदर चले गए थे। नानी 3 बरस छोटी थी नाना से, और 3 बरस पहले गुजर गए। नाना बहुत सही थे, 84-85 पार कर रहे थे। तब भी नोक झोंक ऐसे चलती थी कि जैसे नए नए ब्याह के आए। कभी कभी रुठाई भी हो जाती थी जो कई दिनों तक चलती। हम कभी कुछ बोल देते बीच में तो नाना कहते, होता है बेटा, होता रहता है, आपसी एडजस्टमेंट में वक्त लग ही जाता है। अब और कितना वक्त लगना था नाना, 22-25 के थे जब शादी हुई थी। 60-61 बरस काटे हैं शादी के। अजी क्या काटे, 20 बरस तो बच्चा ना हुआ, और जब हुआ तो एक बेटी दे के पेट कटवा लिया। नाना की बातें सुनने में बड़ा मजा आता था। माँ अक्सर डांट दिया करती थी, तुम ही लोग उकसाते हो उन्हें बोलने पर, और सुननी पड़ती है बेचारी माँ को। वो तो बस पोपले मुंह से कुछ बोल देती थी। दो नवासे हैं खैर से, अब तो चुप हो जाओ। नाना चुप तो हो जाते, लेकिन आंखों से कुछ ना कुछ बोल दिया करते थे जो वो ही समझती थी। कभी कभी कोई लंबी टीस सुनाई देती थी उसमें। हम दोनों भाई छोटे थे जब हमारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, और नई माँ को भी अक्सर उस घर में ले आते थे। माँ से कुछ बनना पड़ा तो नानी लड़ झगड़ के हम दोनों को उठाकर चली गई और माँ से कह दिया कि तुझे मरना है तो मर अपने खसम के पास, बच्चों को तो मैं सौतेले की माँ नहीं सहने दूंगी। शायद नाना खुश नहीं थे इस पर। अपनी तो आई नहीं, दूसरों की औलादें उठा लाई, कौन पालेगा इन्हें। कुछ ही सालों के बाद जब दूसरी माँ से औलाद पैदा हुई तो हमारी माँ भी यहीं चली आई। नाना और चिढ़ गए। माँ उनके सामने आए तो मुंह मोड़ लिया करते थे। नानी ने कोशिश भी की मनाने की, लेकिन उनकी जिद न टूटी। कोई काम कहना हो तो हम ही जाते थे वहां पर। माँ कभी ना गई उनके सामने। हाँ, अगर कुछ चलती थी तो नानी की, और वो कहती भी थी, जिस दिन नैना रही ना उस दिन देखना, इन बच्चों की माँ से बात नहीं करते ना, ये भी नहीं करेंगे, अकेले बालकनी में बैठ के धूप खाना। नाना धीरे से बोल देते, तुझसे बड़ा हूं, देखता हूं पहले कौन जाता है, तू के मैं। नानी बड़ी बूढ़ियों की तरह ना कान पकड़ती ना जबान काटती, कह देती, देख लेना, देख लेना। और नानी सचमुच पहले चली गई। नाना और चिड़चिड़े हो गए, जैसे कोई शर्त हार गए हों। कुछ रोज खाने से रूठ गए, उसे कह दो नहीं खाता, कमरे से भी बाहर नहीं निकले। कुछ चीजें हटाकर कमरा आरास्ता किया, लेकिन नानी का पलंग कमरे से नहीं हटाने दिया। खुश्क सी आवाज में कहा था, रहने दो, और कहाँ सोएगी। जिस रोज अस्थियां लेकर जानी थी उस रोज भी अपने कमरे में ही बंद रहे। मैं अंदर गया तो नानी के बिस्तर पर बैठे थे। कलसी को बस हाथ से छुआ और कहा, ले जाओ। सारी उम्र बस लड़ता ही रहा मुझसे। उस दिन ये बात समझ नहीं आई थी, बहुत दिन बाद समझ आई। एक दिन और देखा तो नानी की खांसी का सिरप पड़ा था, वो पी रहे थे शीशी के ढक्कन में, नाप नाप कर, बिल्कुल जैसे नानी पिया करती थी। मैंने पूछा भी कि ये क्यों पी रहे हैं आप। क्या करूं, ये खांसी मुई गला ही नहीं छोड़ती। नानी का ही जुमला था। फिर बोले, ये खत्म हो जाए तो दूसरी शीशी ला देना। मुझे हैरत हुई कि उन्हें खांसते हुए तो मैंने कभी नहीं सुना था, लेकिन ज्यादा हैरत तब हुई जब मैंने एक रोज कहा, नाना चलो चल के बाल कटवाएं, बहुत बढ़ गए। नाना ने मुंह मोड़ लिया। मैंने फिर पूछा, मैं कहिए तो नाई को यहीं बुलवा लूं, घर में आके काट जाएगा। उसी तरफ देखते हुए मुंडी हिला दी और बोले, नहीं नहीं, मेरे छोटे बाल अच्छे नहीं लगते उन्हें, वो तो मुझे मार ही डालेंगे।
उनका अंदाज बिल्कुल निस्वानी था, जैसे नानी बोल रही। मैं लौट गया कुछ घबराया सा। माँ से जिक्र किया तो बोली, आजकल नानी को बहुत याद करते हैं, उनकी तस्वीर से बातें करते देखा है मैंने, और रात को सोते भी उन्हीं के बिस्तर पर हैं। लेकिन माँ चौंकी उस दिन, जब नाना का दिल पसंद रायता बनाकर लेके गई और नाना ने ये कह के लौटा दिया, मैं जानती नहीं, मैं रात के वक्त रायता नहीं खाती, मेरा गला पकड़ लेता है। उनका मस्तक भी बदल रहा था और वो औरत के लहजे में बात करने लगे थे। मेरी फिक्र बढ़ गई। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर, डॉक्टर केजी कामले, साइकियाट्रिस्ट हैं। उन्हें घर बुला लिया। बहुत देर तक नाना से वो बातें करते रहे। ज्यादा वक्त तो नाना चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिया, और लेकिन जवाब जब भी दिया तो नाना की ही आवाज में। लेकिन उसमें एक और बात पोशीदा थी, जो कि उस वक्त जाहिर हुई। एक सवाल के जवाब में बोले, ये तो वही बता सकती है, अभी आएगी तो पूछ लूंगा। कामले ने पूछा, कहाँ गई हैं? वो मुस्कुराकर बोले, मुझे बताती थोड़ा ही है कोई। जब उठे तो डॉक्टर कामले ने बताया कि उनके हिसाब से नानी गुजरी नहीं है, अब वो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, बल्कि शायद इकहरी ज्यादा। वो खुद को नानी समझने लगे। जो कुछ भी होता है अब नानी को होता है। प्यास लगती है तो नानी को, दर्द होता है तो नानी को। दवा भी अब वही खाती हैं, वो सिर्फ निगलते हैं उनके लिए। मैं डॉक्टर को छोड़ने उनके घर तक गया। कामले ने बीमारी का नाम बताया, डिस्मॉर्फिक फोबिया, लेकिन इसका कोई यकीनी इलाज नहीं है। कोशिश करते रहने से कुछ आवाज कभी कभी वापस आ जाती है, और कभी कभी बगैर कुछ किए भी आदमी इस कैफियत से बाहर आ जाता है, लेकिन इस उम्र में शायद मुश्किल। डॉक्टर के घर रुककर मैंने एक ड्रिंक ली, कुछ देर इधर उधर की बात की, और चलने से पहले कामले ने मुझसे पूछा, अच्छा एक बात बताओ, अब वो नानी हो या नाना हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो नाना कह के रायता खाएं या नानी कह के ना खाएं, जरा अटपट जरूर लगता है, लेकिन उन्हें जीने दो, जैसे भी जीते। रात को लौटते हुए देर जरूर हो गई, लेकिन कामले की बात सुनकर मेरा जी हल्का हो गया और कुछ फिक्र भी कम हो गई। सोचा, जैसे नाना ने नानी के साथ एडजस्टमेंट कर ली है, हमें भी नाना के साथ कर लेनी चाहिए। घर आया तो रचना ने अभी तक खाना नहीं खाया था। मैंने पूछा तो उसने बताया कि नाना भी बगैर खाए ही सो गए। एक बार पूछ लो, ऐसा ना हो कि रात को भूख लगे और हमें जगाना पड़े। मैं खुद ही उन्हें जगाने चला गया, ताकि हमारे साथ ही बैठकर खा लें। कमरे में गया तो वो नानी के बिस्तर पर ही सो गए थे। मैंने चादर हटाकर जगाना चाहा तो बहुत चक्कर रह गया। वो नानी की धोती ब्लाउज पहने सो रहे थे।